जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय नौसेना से आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको हमने पहले भी डिफेंस न्यूज की वीडियो में बताया है कि तपस अनमैन एयर व्हीकल एक ऐसा यूएवी है भारत में बनाया गया जो लगातार भारतीय नौसेना के ध्यान को आकर्षित करवा रहा है अपनी तरफ। और इसी बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन सर ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है तपस प्रोग्राम को लेकर के। तपस यानी टैक्टिकल एडवांस प्लेटफॉर्म फॉर एयर सर्वेलेंस जो भारत में निर्मित ड्रोन है, इसको लेकर के भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ने ये कहा है कि फिलहाल तो करंट फॉर्म में ये ड्रोन हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम नहीं है और इसीलिए भारतीय नौसेना अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो MQ-9B जैसे प्लेटफॉर्म है इनके तरफ जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि तपस के जो फ्यूचर वेरिएंट होंगे या जो अपग्रेडेड वेरिएंट होगा ये काफ़ी पावरफुल होगा, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला होगा और वो दिन दूर नहीं है जब भारत भी MQ-9 जैसे जो एडवांस ड्रोन है इनके निर्माण को करने की योग्यता को प्राप्त कर लेगा। तपस अनमैन एयर व्हीकल की बात करें तो इसका निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है और ये एक लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्लेटफॉर्म है जिसको बेसिकली सर्विलेंस और रिकॉन्नेसेंस मिशन के लिए बनाया गया है। और भारतीय नौसेना और थल सेना शुरुआत से ही इंडिजिनस ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं और वो इस ड्रोन को लेकर काफ़ी उत्सुक भी थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ड्रोन मिलिट्री स्टैंडर्ड को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से इसमें जो अपग्रेड्स हैं वो लगातार DRDO के द्वारा किए जा रहे हैं। DRDO की रिपोर्ट की बात माने तो उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दे दी है कि इस प्रोग्राम को काफ़ी अपग्रेड मिल रहा है, जहां पर एक नया 220 हार्स पावर का जो इंजन है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि इसकी एबिलिटी जो होगी हाई एल्टीट्यूड पे क्रूज करने की और रेंज जो है उसको काफ़ी इंप्रूव करेगा। इसके अलावा जो लिमिटेशंस पुराने इंजन के साथ रही हैं उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। DRDO इसमें जो एरोडायनेमिक ड्रैग है और जो वेट इशूज़ हैं इनको भी एड्रेस कर रही है ताकि इसको ज़्यादा फ्लाइट एफिशिएंट बनाया जा सके और इसका इंड्योरेंस टाइम बढ़ाया जा सके। तो आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना ने कंफर्म कर दिया है कि जो अपग्रेडेड तपस की वेरिएंट होगी ये उनके द्वारा लिए जाएंगे। जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपसे बात करी थी प्रोजेक्ट कुश के बारे में और हमने कहा था कि DRDO प्रोजेक्ट कुश को लेकर काफी गंभीर है। हालांकि कल की रिपोर्ट में हमने भारतीय वायुसेना का पक्ष रखा था, जहां पर उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि वो अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के लोकल प्रोडक्शन को बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो प्रोजेक्ट कुश को लेकर काफी इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर यह कंफर्म हो चुका है कि DRDO ने ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत M1, M2 और M3 नाम से इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं इनके फैब्रिकेशन को शुरू कर दिया है। ये जो इंटरसेप्टर्स होने वाले हैं ये प्रोजेक्ट कुश की आधारशिला होंगी, जहां पर ये एक लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क प्रदान करेंगी, या यूँ कह लें एक अभेद्य सुरक्षा कवच हमें मिलेगा इन मिसाइल्स की सहायता से। और ये अलग अलग प्रकार के जो एयरबॉर्न थ्रेट्स हैं जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। अगर हम सोर्सेस की बात माने तो DRDO ने तकरीबन 12 यूनिट जो है 3 इंटरसेप्टर मिसाइल वेरिएंट्स के इनके फैब्रिकेशन को मंजूरी दी है। और इसमें जो गोल है कि 2028 से 29 तक प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत जो लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है इनको डिप्लॉय कर दिया जाए, जिसकी मैक्सिमम रेंज 350 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल तो हम संक्षिप्त रूप में बात करेंगे इन तीनों मिसाइल्स के बारे में। प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत जो 3 इंटरसेप्टर सीरीज की मिसाइल बनाई जा रही हैं इनमें क्रमशः M1, M2 और M3 देखने को मिलने वाली है, जो कि 150 किलोमीटर से लेकर के 350 किलोमीटर तक का सुरक्षा कवच प्रदान करेंगी। शुरुआत करते हैं M1 इंटरसेप्टर से। M1 इंटरसेप्टर को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये 150 किलोमीटर की दूरी तक जो लॉन्ग रेंज के थ्रेट्स हैं इनको एंगेज कर सकती है। ये बेसिकली हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग डिस्टेंस की जो बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स हैं इनको तो न्यूट्रलाइज कर ही सकती है। इसके अलावा जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं या फिर अनमैन्ड एयर व्हीकल हो गए इनको भी न्यूट्रलाइज इससे किया जा सकता है। दूसरी मिसाइल इस क्रम में आती है M2 इंटरसेप्टर। M2 को लेकर ये कहा जाता है कि 250 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक ये मार करने में सक्षम है, जहाँ पर ये हवा में ही जो एनिमी थ्रेट्स है इनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। अगर आसान शब्दों में बात करें तो इंटरमीडिएट रेंज में ये जो थ्रेट्स हैं इनको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखेगी और आप इसको सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं। इस क्रम में तीसरी और सबसे पावरफुल मिसाइल जो आपको देखने को मिलने वाली है वो क्रमशः M3 इंटरसेप्टर होगी। M3 इंटरसेप्टर को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग रेंज के जो हाई एल्टीट्यूड थ्रेट्स हैं इनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है ये भी काफ़ी फास्ट होगा और ये एनिमी की क्रूज मिसाइल, ड्रोन या जो इनकमिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स है इनको हवा में ही तबाह कर सकती है। और इसको लेकर ये कहा जाता है कि इसमें एक स्टैंड आउट फीचर भी देखने को मिलेगा इंटरसेप्टर मिसाइल में, कि ये 350 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक इन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी।
इसके अलावा प्रोजेक्ट कुश के जो रेडार सिस्टम है, इनको भी काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, जहाँ पर काफ़ी एडवांस रेडार विकसित किए जाएंगे, जो कि लो क्रॉस सेक्शन की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, इनको डिटेक्ट भी कर लेंगे और इनको न्यूट्रलाइज करने में सहयोग भी प्रदान करेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर आ रही है। कल के वीडियो में हमने कहा था कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय एमआरएफए जैसे प्रोग्राम को लेकर काफ़ी गंभीर है और ये प्रोग्राम ना सिर्फ भारत के लिए इम्पोर्टेंट बनते जा रहे हैं, बल्कि भारत इसको लेकर के काफ़ी संजीदा भी है। और इसी क्रम में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय एमआरएफए को लेकर काफ़ी गंभीर है और वो इसके प्रोडक्शन को लेकर जो रणनीति है वो ऑलरेडी बनाने लगे हैं। रिपोर्ट्स में जो अभी तक बातें सामने आई हैं उसमें ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं, इनमें जो हाई प्रोडक्शन रेट है इसको प्राथमिकता में रखा जाएगा। एम ये होगा कि कम से कम तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक भारत में बनाए जाएं, जो भी एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाएंगे एमआरएफए के अंतर्गत। पहले ये संख्या 10 से 14 जेट्स एनुअली थी, लेकिन अब इसे बढ़ाया गया है। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि अब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को स्केल करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करिए, जितना ज़रूरी सहयोग होगा वो उनके द्वारा किया जाएगा, लेकिन ये सुनिश्चित करिए कि एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग स्पीड है ये काफ़ी फास्ट हो। अब इसके लिए आप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की सहायता ले सकते हैं और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पूरी भी होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि उन्हें एयरक्राफ्ट्स की काफ़ी अत्यंत ज़रूरत है और इसके लिए हर ज़रूरी कदम जो उठाने चाहिए इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने के लिए, उसके लिए भारतीय वायुसेना तैयार है। आपको कल की रिपोर्ट में हमने कहा था कि भारतीय वायुसेना लगातार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इस विषय पर बात कर रही है और अब भारतीय वायुसेना के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है, क्योंकि लगातार ये प्रोग्राम जो डिले को फेस कर रहा है इसका सीधा प्रभाव भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी में हमें अब देखने को मिल रहा है। फिर चाहे आप ये कह लें कि भारतीय वायुसेना में इस समय फाइटर जेट्स की जो कमी है ये उनको परेशान कर रही है, या फिर भारतीय वायुसेना भविष्य को लेकर चिंतित है। हालांकि अब अगर हम प्रोडक्शन रेट को बढ़ाए जाने की बात करें तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं और इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हमें शायद देखने को मिल जाएं। दरअसल अगर हम हाई प्रोडक्शन टारगेट की बात करेंगे तो इसमें जो विनिंग वेंडर होगा इसे एक एक्सटेंसिव लोकल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना पड़ेगा, जिसमें लार्जर फैसिलिटीज़ होंगी। इसके अलावा उसमें एडवांस जो एडिशनल टूलिंग है ये भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि ये चीज़ें सस्ती तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये चीज़ें हमें शीघ्र अतिशीघ्र करनी होंगी अगर हम वाकई चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन क्षमता है ये बनी रहे। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं कि जो क्लॉज है वो ऐड किया गया है मेक इन इंडिया का, लेकिन अब एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लगातार चेंज हो रहे हैं। उन्होंने कहा जिस समय इस क्लॉज को ऐड किया गया था, अगर उसी समय ये डील फाइनलाइज हो पाती तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम इकट्ठा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को फाइनलाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाले भविष्य में तकरीबन 10 वर्ष तो इसको डिलीवरी में लग ही जाएंगे और तब तक बहुत सारे इसके एडवांस वेरिएंट भी एयरक्राफ्ट के जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ लोगों को कहना है कि आप फेज्ड मैनर में इनको खरीदिए और कुछ लोगों को कहना है कि सीधा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील फाइनलाइज की जाए। अब ये क्या निर्णय होगा ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही जाने। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।